स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी IIT यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी में आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 16, जो कि आपका निमी ऑनलाइन MCQ जो आपकी सीरीज़ है भारत स्किल्स एंड निमी की, उसी से हम यहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी के लिए। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की IIT की अगर स्पेशली अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनके अलावा आपके एग्जामिनेशन में और कुछ नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर आप CITS या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी पार्ट्स को देखने के बाद आपका पूरा वेल्डर थ्योरी बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का हम ना सिर्फ आपको आंसर बताते हैं बट उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते हैं, जिससे आप उसे आसानी से याद कर सकें और समझ सकें। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बटन नहीं प्रेस करते, इस वजह से वीडियो शायद सभी तक नहीं पहुँच पाती है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जो कि हम रिवीजन के लिए हमेशा आप सभी के लिए रखते हैं। प्रीवियस पार्ट का क्वेश्चन होता है वो, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सही करना है। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 126 है, जो कि पार्ट 16 का पहला क्वेश्चन होगा। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दी है, बाकी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके अपनी अच्छी तैयारी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग ऑफ आर्क इन GMAW। GMAW क्या होता है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, या जिसे हम मिग वेल्डिंग कहते हैं। उसमें आर्क शुरू करने में कठिनाई होती है। क्या कठिनाई होती है मतलब क्या हो जाएगा तो कठिनाई होगी। रॉन्ग पोलरिटी मतलब आप गलत ध्रुवता का चुनाव कर लें। अनस्टेडी हैंड मतलब आपका हाथ अस्थिर रहे। वर्कपीस डर्टी हो, आपका वर्कपीस जो है गंदा हो, या एक्सेस ऑफ वोल्टेज की अधिकता हो। तो ध्यान दीजिए, आर्क शुरू करने में आपको कठिनाई तब आती अगर आपने पोलरिटी क्या की है, गलत चुन ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पोलरिटी दो तरह की होती है, आप सबको हमने बताया था प्रीवियस पार्ट में भी। एक होता है आपका पोलरिटी, देखिए सबसे पहले तो पोलरिटी फंक्शन में तभी आएगी जब हम बात DC करंट की करेंगे, मतलब डायरेक्ट करंट की करेंगे। AC के केस में पोलरिटी नहीं होती है। अब DC के केस में पोलरिटी क्या होती है? अगर आप इलेक्ट्रोड को नेगेटिव और वर्कपीस को पॉजिटिव बनाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट पोलरिटी, यानी सीधी ध्रुवता। और अगर आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दें और वर्कपीस को नेगेटिव बना दें तो इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी जनरली जो है यहाँ पे जहाँ हायर बर्न ऑफ रेट होता है ना, जहाँ पे आप जैसे इसको क्या मोटी प्लेट्स हैं उस केस में आप यूज़ करते हैं। एंड जहाँ आपको ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए और लो बर्न ऑफ चाहिए हो, वहाँ पे आप क्या करेंगे? रिवर्स पोलरिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, पतले वर्क पीसेस के केस में, क्योंकि क्या होता है जो प्लस टर्मिनल होता है इस पे लगभग आपको 66% ऑफ हीट मिलती है, एंड नेगेटिव टर्मिनल पे आपको 34% के आसपास हीट मिलती है टोटल वेल्डिंग हीट का। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई एक ही क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, हाउ टू ट्रबल शूट द बर्न बैक प्रॉब्लम इफ़ द कॉन्टैक्ट टिप इज प्लग्ड और वन आउट। कॉन्टैक्ट टिप जो है या प्लग अगर वो ख़राब होने पे बर्न बैक का समस्या है तो उसका निवारण आप कैसे करेंगे? एडजस्ट द कॉन्टैक्ट टिप, संपर्क टिप को एडजस्ट करेंगे। डैमेज्ड केबल कनेक्शन, क्षतिग्रस्त केबल कनेक्शन जो है वो हो सकता है एक रीज़न, उसे सही करेंगे। क्लीन द रिप्लेस कॉन्टैक्ट टिप, संपर्क टिप को आप क्लीन करें और बदल दें उसे। या लो वोल्टेज एंड इनसफिशिएंट हीट, कम वोल्टेज और अपर्याप्त गर्मी से उसका निवारण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस ही आपको एकदम गलत से दिखेंगे। राइट आंसर आपका क्लीन एंड रिप्लेस कॉन्टैक्ट टिप। जो आपकी कॉन्टैक्ट टिप है ना आगे आपके टॉर्च में, उसे आप क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे एंड क्लीन कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? जो बर्न बैक वाली समस्या है वो सही हो जाएगी, बर्न आउट वाली जो समस्या है वो सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 128 है, व्हाट डू यू कॉल अ वेल्ड जॉइंट हैविंग स्मॉल होल्स कैविटीज ड्यू टू इंट्रैप्ड गैस पॉकेट्स। इंट्रैप्ड गैस पैकेट के कारण छोटे होल और कैविटी वाले एक जॉइंट को आप क्या कहेंगे? तो ऐसे दोस्त को हमने बार बार चर्चा किया। क्या कहते हैं अगर गैस पॉकेट्स बन जा रहे हैं वेल्डिंग में, तो उसे हम लोग कहते हैं पोरसिटी यानी सरंध्रता। क्या कहते हैं? पोरसिटी यानी सरंध्रता। वो छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं गैस के, वो गैस कैविटी जिसे हम कहते हैं। तो वो एक तरह का वेल्डिंग दोष है जिससे आपका वेल्डिंग जॉइंट कमज़ोर होता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द डिफेक्ट इन अ वेल्ड जॉइंट इन विच द वेल्ड मेटल मेल्टिंग थ्रू बेस मेटल रिजल्टिंग इन होल्स। ध्यान दीजिए, यहाँ ये कह रहा है ना कि आप मान लीजिए यहाँ पे ऐसा वेल्डिंग कर रहे हैं कुछ, ठीक है, एंड यहाँ पे आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं क्या हो रहा है? जो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? इन विच द वेल्ड मेटल मेल्टिंग थ्रू बेस मेटल। अब वेल्ड मेटल जो है बेस मेटल यहाँ से मेल्ट किया एंड यहाँ पे बह गया, ऐसे होल सा बन गया कोई, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे उसी को हम क्या कहते हैं? कह रहा है वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है? जिसमें बेस मेटल के माध्यम से पिघलने वाली वेल्ड धातु के परिणाम स्वरूप होल हो जाता है। ठीक, या मान लीजिए यहीं पे होल हो जाए, बह जाए, यहाँ पे गड्ढा सा बन जाए।
तो इसे हम लोग कहते हैं बर्न थ्रू। जब यही होल आर पार हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्न थ्रू का दोष कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बर्न थ्रू। ठीक। डिस्टॉर्शन क्या होता है आपका, डिस्टॉर्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपका बेल्ट जॉइंट है, सीधी प्लेट है, वेल्डिंग करने के बाद पता लगा इस तरह से मुड़ गई थोड़ी सी, ठीक, टेढ़ी हो गई, तो उसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, दो तरह का, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, दो तरह का डिस्टॉर्शन जनरली होता है, एंगुलर भी होता है, तीन तरह का आप कह सकते हैं। लैक ऑफ पेनिट्रेशन मतलब होता है, आप ये मान लीजिए आपका वेल्डिंग है, यहाँ आप वेल्डिंग कर रहे हैं, इतने तक वेल्डिंग आपका हुआ, नीचे तक पूरा पेनिट्रेट नहीं हुआ वेल्डिंग, इसे हम लोग कहते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक, तो ये दोस्त कौन सा हुआ आपका, बर्न थ्रू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द वेल्डिंग डिफेक्ट विद वेल्ड मेटल कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान वेल्ड मेटल कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ वेल्डिंग दोष का नाम क्या है। अब आपको यहाँ पे वही कॉन्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, आप इस तरह से मान लीजिए एक आपके पास ये प्लेट है, एक आपके पास ये प्लेट थी, आपने इनकी वेल्डिंग की। अब हमें क्या उम्मीद रखनी होती है कि ये एकदम फ्लैट है तो ये एकदम सीधी ही रहेगी, लेकिन पता लगा वेल्डिंग करने के बाद ये प्लेट्स जो हैं ऐसे ऐसे कॉर्नर से उठ गई, या तो इधर से उठ गई या तो इस साइड से ऐसे ऐसे उठ गई और टेढ़ी हो गई, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी सिकुड़ना एक तरह का। तो इस दोष को क्या कहेंगे, तो इस दोष को हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन, या इसकी हिंदी होती है विरूपण। कई बार आपको विरूपण मिल जाएगी हिंदी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, डिस्टॉर्शन या विरूपण मतलब जैसा उसका रूप है ना, उससे अलग रूप कुछ हो जाए, उसी को हम कहते हैं डिस्टॉर्ट होना या विरूपित हो जाना अपने एक्चुअल रूप से। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टॉर्शन का दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द डिफेक्ट ऑकरिंग ड्यू टू एन अनस्टेडी हैंड इन GMAW। ध्यान दीजिए आप, GMAW मतलब क्या है आपका, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसमें आपका जो एक वेल्डिंग प्रोसेस सेमी ऑटोमेटिक तरीके का वेल्डिंग प्रोसेस होता है, टॉर्च होती है, इसमें आपका एक वायर होता है जो आता रहता है एंड कंज्यूमेबल वायर होता है, एंड आपकी वेल्डिंग यहाँ पे चलती रहती है। अब यहाँ पे कह रहा है जो आपने पकड़ा हुआ ना, आपका हाथ जो है अनस्टेडी है, मतलब ये हिल डुल रहा है, आपका हाथ स्टेबल नहीं है, उस केस में वेल्डिंग में क्या दोष आएगा, क्या दोष आएगा, ओवर फ्यूजन मतलब ज़्यादा फ्यूजन हो जाएगा, बर्न थ्रू का दोष आएगा, ठीक है, डिस्टॉर्शन विकृति यानी डिस्टॉर्शन का दोष आएगा, या वेवीनेस ऑफ बीड, जब हाथ इधर उधर होगा तो आपकी जो बीड होगी ना वो भी सीधी ना होकर उसमें भी ऐसा 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 वेवीनेस टाइप का आ जाएगा, बीड में एक वेव टाइप की बन जाएगी। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अनस्टेडी हैंड यानी अस्थिर हाथों से क्या होगा, बीड जो होगी आपकी वो वेवीनेस टाइप की होगी, उसमें वेव्स बन जाएंगी। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिफेक्ट्स ऑकर्स टू अ वेल्ड जॉइंट इफ इट इज प्रोवाइडेड विद इनसफिशिएंट हीट इनपुट। ध्यान दीजिए, एक वेल्ड जॉइंट में क्या दोष होगा अगर हम उसमें अपर्याप्त ऊष्मा इनपुट दे रहे हैं, मतलब हीट इनपुट हम पर्याप्त नहीं दे रहे हैं जितने की ज़रूरत है, ठीक है, तो क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन मतलब फ्यूजन की कमी रहेगी, लैक ऑफ पेनिट्रेशन की कमी रहेगी, लैक ऑफ मेटल डिपॉजिट यानी धातु जमा का जो अभाव है वो रहेगा, या अनइवन बीड डिपॉजिट असमान बीड आपकी जमेगी मतलब रहेगी। तो क्या होगा, अगर आप ऊष्मा ही अपर्याप्त देंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेनिट्रेशन की कमी रहेगी। मान लीजिए ये आपका वेल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे पता लगा ऊष्मा आपने कम दी थी, ये फ्यूजन भी कम होगा, इनका पिघलेंगे भी कम, ये हो सकता है यहाँ तक ऐसा पिघल के आपका वेल्डिंग हो और ये नीचे का इतना पोर्शन खाली रह जाए, तो क्या हो गया, ये पेनिट्रेशन की कमी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट गैस कॉम्बिनेशन विल रिड्यूस स्पैटर डिफेक्ट एंड इम्प्रूव आर्क स्टेबिलिटी इन अ मिग मैग वेल्डिंग प्रोसेस। कौन सा गैस संयोजन एक स्प्रिंग दोष को कम करेगा। ध्यान दीजिए, स्प्रिंग दोष नहीं होगा, स्पैटर डिफेक्ट है, ठीक है, स्पैटरिंग दोष को कम करेगा और एक मिग मैग वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क स्थिरता में सुधार करेगा। तो मिग का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और मैग का मतलब होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो एक्टिव गैस मतलब यहाँ CO2 जब यूज़ करते हैं हम जल्दी उसको मैग बोलते हैं, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर एक्चुअल में यही है, आर्गन CO2 एंड O2, ये आपके यहाँ पे ऐसी गैसेस हैं जो आपकी क्या करेंगी, आर्क स्थिरता में सुधार करेंगी एंड स्पैटरिंग के दोष को भी क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, जनरली आर्गन एंड CO2 यूज़ की जाती है, लेकिन थोड़ा सा एडिशन क्या करते हैं हम O2 का, जनरली CO2 तो 5% रखी जाती है, थोड़ा सा एडिशन अगर हम O2 का भी कर देते हैं तो फिर हमें क्या होता है, स्पैटरिंग भी रिड्यूस हो जाती है और हमको पेनिट्रेशन एंड वेल्डिंग में साफ सफाई भी अच्छी मिलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आर्गन CO2 एंड O2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134 नंबर यहाँ पे, व्हाट आर द टाइप ऑफ जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में जॉइंट के प्रकार क्या हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है ना, एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें आप कोई भी हीट इनपुट का अलग से सोर्स नहीं लेते। जैसे आर्क वेल्डिंग में देखिए इलेक्ट्रिसिटी से हीट बनती है, गैस वेल्डिंग में गैस से हीट बनती है,
फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, एक आपका ये मटेरियल है, एक आपका ये मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट है, सेम भी होना ज़रूरी नहीं है। ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और ये स्टेबल है। दोनों आपस में जब लड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शन होगा। जैसे फ्रिक्शन होते होते यहाँ पे हीट जनरेट होगी, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसमें पुश करके और यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में अब क्या हुआ, आमने सामने है तभी यहाँ पे फ्रिक्शन हो पाएगा क्योंकि ये घूम रहा है, ठीक। एंड ये या तो राउंड शेप में होगा, ठीक है, या पाइप होगा, तभी आप इसकी वेल्डिंग कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर होगा, सही वेल्डिंग भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कौन सा जॉइंट बनेगा, सिर्फ आमने सामने का जॉइंट बन सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ बट जॉइंट बन सकता है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, बट जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। बाकी टी जॉइंट, लैप जॉइंट, ये सब आप दूसरे वेल्डिंग प्रोसेस से बना सकते हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग में ये जॉइंट्स नहीं बन पाएंगे, ठीक। ये है कुछ फ्रिक्शन वेल्डिंग, यहाँ आप देख सकते हैं। ये एक वर्क पीस होगा जो रोटेट कर रहा है, ये एक वर्क पीस होगा जो स्टेशनरी है। दोनों आपस में जब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो खूब हीट जनरेट होगी, बाद में यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। जस्ट लाइक जैसे फोर्ज वेल्डिंग होती है, उसी तरह कह लीजिए फोर्जिंग हो जाएगी इनमें आपस में। बट हीट यहाँ कहाँ से मिल रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन। कोई थर्ड सोर्स नहीं है, दो वर्क पीस हैं सिर्फ, उन्हीं में हीट मिल रही। ना फिलर रॉड है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई गैस है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, व्हाट द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ करते हैं। देखिए, टिग मतलब है टंगस्टन इनर्ट गैस, तो टंगस्टन का ही इलेक्ट्रोड होता है एक्चुअल में, एंड वो नॉन कंज्यूमेबल होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। इसमें हम मेल्टिंग के लिए अलग से फिलर रॉड यूज़ करते हैं। टंगस्टन वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कंटिन्यू हम कई सारी वेल्डिंग प्रोसेसेस में प्रयोग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड किसका हुआ यहाँ पे, टंगस्टन मटेरियल का हुआ। राइट आंसर हो गया टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज आल्सो रिफर्ड एज GTAW। GTAW मतलब है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन से बेसिकली मतलब गैस सील्डेड रहेगी, टंगस्टन मतलब टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा, उसके थ्रू आर्क बनेगी एंड वेल्डिंग होगी। इस तरह से इसका नाम दिया गया, ठीक है। सील्डिंग गैस यूज़ करेंगे, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा, आर्क बनेगी, वेल्डिंग होगी। तो इसी को हम लोग टिग वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिग वेल्डिंग। GTAW मतलब टिग वेल्डिंग, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मतलब मिग वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। अब यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट का आपको नाम बताना है, क्या है। देखिए, ये आपकी टॉर्च है, ये यहाँ पे आर्क बन रही है। ये आपका सील्डिंग वाला जोन है, जो सील्डिंग गैस होती है ना वो फैल रही है, जो वो जोन है। ये आपका फिलर रॉड है, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये सील्ड, यानी ये गैस सील्ड है जो वेल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रही है एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड अशुद्धियों से। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स ज्वाइंड इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं। सिमिलर मेटल मतलब एक समान, डिसिमिलर मेटल मतलब भिन्न, नॉन मेटल ग्रुप, या एनी मेटल फ्लैट टाइप। तो फ्लैट टाइप तो हो ही नहीं सकता है। डिसिमिलर मेटल, जो भिन्न भिन्न मटेरियल ना, उनको हम फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग। ये आपकी क्या है, लेजर बीम वेल्डिंग है। इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए, इसमें सारे पार्ट्स के नाम हम लोग देख लेंगे। जो एक्स वाला पार्ट है बेसिकली ये है आपका रूबी क्रिस्टल या रूबी की रॉड होती है, ठीक है। क्या है ये, रूबी क्रिस्टल या रूबी की रॉड है। ये आपकी लेजर बीम है, ठीक है। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम आपका एक लगा हुआ है एंड इसमें एक फ्लैश लैंप है। तो सारे पार्ट अगर आप यहाँ देखना चाहें, ठीक है। ये क्या है आपका लेंस हो गया, ये आपकी लेज़र बीम हो गई, ये आपका रूबी क्रिस्टल हो गया, ठीक। यहाँ पे एक पावर सप्लाई आपको दी गई है, इसे हम लोग कहते हैं फ्लैश लैंप। क्या कहते हैं, फ्लैश लैंप। जहाँ से लाइट जो फ्लैश होती है ना, ये इसमें फिर एक्साइटेड करती है इन सबको, जिससे आपकी लेज़र यहाँ से लाइट निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रूबी रॉड सही है। ये क्वेश्चन पिछली बार कई सारे सेट में पूछा गया CBT एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्रिस्टल इज यूज्ड इन लेजर बीम वेल्डिंग। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन घुमा के आ गया। लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं, आयरन, रूबी, कॉपर या स्टेनलेस स्टील। तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रूबी क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए फिर उसी से रिलेटेड है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम अभी हमने पीछे आपको बताया था। ये क्या है आपका, ये है आपका लेजर बीम। क्या है, लेजर बीम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग। देखिए, आ ही गया वो क्वेश्चन कि फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्ड किया जा सकता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग में
सिर्फ आप फ्लैट जो बट जॉइंट है वही बना सकते हैं, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट होगा, वो ये स्टेशनरी होगा, और ये राउंड शेप में होंगे क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना। अगर रेक्टेंगुलर या कुछ और होगा तो पता नहीं किस जगह वेल्डिंग हो जाए। राउंड शेप में क्या होगा, कहीं भी वो वेल्डिंग हो, सारे पोर्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे पाइप और राउंड जो रॉड है ना, गोल रॉड है, उसी की हम वेल्डिंग कर सकते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग के थ्रू। ठीक है, सीट की, हैवी सीट की, फ्लैट या स्क्वायर की हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। 143 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है। वन मेंबर स्टेशनरी एंड अनदर रोटेटिंग, एक मेंबर और दूसरा घूर्णन प्रकार का होगा। बोथ मेंबर्स रोटेट, दोनों मेंबर घूमेंगे। बोथ मेंबर आर हीटेड, दोनों मेंबर गर्म रहेंगे। वन मेंबर इज हीटेड एंड अनदर रोटेटिंग। ठीक है, तो कोई हम हीट नहीं करते यहाँ, एक रोटेट होता है, एक स्टेशनरी रहता है, दोनों में फ्रिक्शन होता है और उससे हमारी वेल्डिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये फ्रिक्शन वेल्डिंग का एक फिगर है, इसमें एक्स वाले पार्ट को पूछ रहा है क्या है। मशीन कंट्रोल तो इधर है आपका, क्योंकि ये घुमा रहा है इसको। रोटेटिंग मेटल पाइप, ये है आपका रोटेटिंग मेटल पाइप। नॉन रोटेटिंग पाइप, तो ये आपका नॉन रोटेटिंग पाइप है। इस पे हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके इसके साथ जोड़ेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, नॉन रोटेटिंग पाइप। 145 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में बाहरी ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम कोई बाहर से हीट सोर्स नहीं लाते, आपस में जो दोनों धातुओं में फ्रिक्शन होता है, दोनों मेटल्स में फ्रिक्शन होता है, उसी से वेल्डिंग हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, फ्रिक्शन वेल्डिंग। यहाँ पे हमें किसी भी तरह की बाहरी ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, व्हाट स्टेज ऑफ द मेटल द फ्रिक्शन वेल्डिंग इज कंप्लीटेड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। उच्च दाब लगाने से धातु की कौन सी अवस्था का फ्रिक्शन वेल्डिंग में, मतलब धातु की किस अवस्था में हम वो प्रेशर बेसिकली लगाते हैं जिससे फ्रिक्शन वेल्डिंग पूरी हो। तो ध्यान दीजिए, जब भी फ्रिक्शन वेल्डिंग कर रहे होते हैं, पहले जब वो अपने प्लास्टिक स्टेज तक गर्म हो जाती है, एक प्लास्टिक अवस्था आती है ना, पिघल के बह जाने से जस्ट पहले की अवस्था। प्लास्टिक स्टेज मतलब ये होता है, किसी भी चीज़ का प्लास्टिक स्टेज मतलब वहाँ आप प्रेशर अप्लाई करके उसे जिस शेप में चाहें उस शेप में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक स्टेज तक जब आ जाता है तब हम वहाँ क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं और दोनों पार्ट को आपस में दबा के फिर क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका प्लास्टिक स्टेज। नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, GTAW का पूरा नाम बताना है आपको। तो क्या है, हम बार बार बता रहे हैं आपको, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। GMAW का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। FCAW का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इस तरह से सारे नाम होते हैं। एक होता है आपका MMAW, उसका मतलब होता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जो आप नॉर्मल आर्क वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड टिप बाय सेटिंग DCEN फॉर SS वेल्डिंग बाय टिग वेल्डिंग प्रोसेस। अब टिग वेल्डिंग आप कर रहे हैं, टंगस्टन एंड गैस वेल्डिंग कर रहे हैं किसकी, SS यानी स्टेनलेस स्टील की, तो उसमें DCEN। अब DCEN क्या है इसको पहले समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन का आंसर तो देखते रहेंगे। DCEN मतलब DC मतलब होता है डायरेक्ट करंट, EN मतलब होता है इलेक्ट्रोड नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोड को हम किससे जोड़ रहे हैं, नेगेटिव से। एक होता है आपका DCEP, DCEP मतलब होता है इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव है मतलब आपकी स्ट्रेट पोलरिटी है, जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है मतलब रिवर्स पोलरिटी है। ठीक है, ये हमने पीछे डिस्कस किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड टिप का एंगल जब DCEN है मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, उस केस में 60 अंश रखा जाता है, 60 डिग्री रखा जाता है। यहाँ डिग्री सेल्सियस बोल दिया, सेल्सियस पे मत जाइएगा, सिर्फ डिग्री तक रहिएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द डिफेक्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित जो दोष है ना, इनका आपको नाम बताना है। ये बट जॉइंट है, ये टी जॉइंट है, इसको हम लोग ग्रुप वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप वेल्डिंग। ये आपका है फिलेट जॉइंट या फिलेट वेल्ड है। दोनों में क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन नहीं हुआ नीचे तक, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, नहीं पेनिट्रेशन की कमी, ये आपका वेल्डिंग दोष है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस में हीट का सोर्स क्या है, केमिकल हीटिंग, बिल्कुल नहीं, ये तो थर्मिट वेल्डिंग में होता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ये आपका इलेक्ट्रिक जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें होता है। मैकेनिकल फ्रिक्शन, बिल्कुल मैकेनिकल फ्रिक्शन जो यांत्रिक घर्षण है वही यहाँ पे हीट सोर्स होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल फ्रिक्शन। अब आ गई आपकी बारी, क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, which welding process is done by chemical reaction between a metal oxide and metal।
मेटल ऑक्साइड और मेटल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या टिक वेल्डिंग। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। साथ में वीडियो को लाइक व शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।